Cyberpunk 2077 एट अल्ट्रा सेटिंग्स 1440p में इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स के ऊपर चल रही है, वो भी एट 60 fps। अजीब लगता है ना? इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स आज से पहले इतना पावरफुल नहीं था, पर अब पॉसिबल है। इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स यानी कि IGPUs और AMD के टर्म में इसको हम कहते हैं APUs। बेसिकली एक ऐसा CPU जिसके अंदर ग्राफिक्स प्रोसेसर जो है वो इंटीग्रेटेड होती है। आज से पहले जितने भी इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स थे वो इतना पावरफुल कभी नहीं था, पर AMD ने पूरा गेम ही चेंज कर दिया। AMD ने एक नया चिप लॉन्च किया था, Ryzen AI Max Plus 395 करके। ये APU इंक्रेडिबली पावरफुल है और इसकी कॉन्फ़िगरेबल TDP है 120 वाट। कॉन्फ़िगरेबल TDP का क्या मतलब है? देखो, ये जो चिप है ये मोबाइल चिप है, मतलब मोबाइल डिवाइसेस के लिए यानी कि लैपटॉप्स या फिर हैंडहेल्ड कंसोल्स के लिए ये चिप यूज हो सकती हैं। जी हाँ, ये सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग बात है कि अब लैपटॉप्स में भी इस तरह के इतने पावरफुल APUs को इंटीग्रेट किया जाएगा, इस वजह से लैपटॉप्स में अलग से डेडिकेटेड GPU यूज करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और किया जाएगा, मैं क्यों कह रहा हूं, ऑलरेडी मार्केट में कुछ ऐसे लैपटॉप्स अवेलेबल हैं जिसमें इस APU को यूज किया गया है और वो लैपटॉप्स बहुत ही बढ़िया परफॉर्म कर रही हैं इन टर्म्स ऑफ गेमिंग, इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्टिविटी। फॉर एग्जाम्पल Asus Flow Z13, इसका मॉडल नंबर है शायद GZ302 करके, मैं फुल मॉडल नंबर स्क्रीन पे दे दूंगा। इसकी मैक्स्ड आउट TDP है 92 वाट। अब देखो यहाँ पर भी एक छोटा सा कैच ऐड हो जाती है, डिपेंडिंग अपॉन द डिवाइस, डिपेंडिंग अपॉन द मैन्युफैक्चरर, चाहे तो इसकी जो TDP है उसका रेटिंग बढ़ा भी सकते हैं, क्योंकि वो जो चिप है वो 120 वाट तक सपोर्ट कर सकता है। अब ये कैसे डिफाइन होगी? ऑब्वियसली लैपटॉप की कूलिंग सिस्टम के ऊपर। लैपटॉप की कूलिंग सिस्टम जितना बढ़िया होगा, लैपटॉप या फिर जो भी डिवाइस हो उसकी कूलिंग सिस्टम जितना बढ़िया होगा, जितना एफिशिएंट होगा, उतना ही ज्यादा TDP के साथ इस चिप को यूज किया जा सकता है। मैक्सिमम इसमें 120 वाट तक किया जा सकता है और इस 120 वाट के अंदर CPU एंड IGPU का पावर दोनों को एक साथ शो किया जा रहा है। स्पेसिफिकली जो Asus की लैपटॉप मैंने बताया, इसकी सस्टेनेबल TDP है 80 वाट, वो भी मैनुअल सेटिंग्स के अंदर। सॉफ्टवेयर आता है, उसके जरिए तुम सेटिंग्स को, मतलब TDP को थोड़ा सा एडजस्ट कर सकते हो। तो इसकी जो सस्टेनेबल TDP है 80 वाट, इसके ऊपर भी तुम थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट कर सकते हो। 2 मिनट TDP बूस्ट तुम 92 वाट तक लेके जा सकते हो एंड 10 सेकंड TDP बूस्ट तुम 93 वाट तक लेके जा सकते हो। ऑब्वियसली ये TDP बूस्ट तुम्हें तभी मिल सकता है जब लैपटॉप चार्ज में होगा, या फिर यूं कह सकते हो व्हेन लैपटॉप इज प्लग्ड इन। बैटरी पे इतना पावर नहीं मिल सकता। 80 वाट कांस्टेंट TDP हो सकती है CPU एंड GPU कंबाइंड। तो 90 वाट TDP, चलो मान लेते हैं 80 वाट TDP क्योंकि वही कांस्टेंट है। तो इस TDP में जिस लेवल की परफॉर्मेंस मिल रही है वो इनसेन है। Max Plus 395 के अंदर Radeon 8060S GPU है। CPU itself 16 कोर्स एंड 32 थ्रेड्स का है और ये जो CPU है इसके अंदर न्यूरल इंजन भी इंटीग्रेटेड है, तो AI वाला मामला भी बहुत ही अच्छे से हैंडल हो सकती है। इसमें AMD की XDNA NPU इंक्लूडेड है जो 50 TOPs यानी कि 50 टेरा ऑपरेशंस पर सेकंड हैंडल कर सकता है। 50 TOPs एक्चुअली प्रीटी अमेजिंग। तो इसके अंदर तुम क्या कर सकते हो, जो लैंग्वेज ट्रांसलेशन होती है, वीडियो प्रोसेसिंग होती है, इमेज रिकॉग्निशन, मशीन लर्निंग जैसे काम बहुत अच्छे से पॉसिबल है। इवन रियल टाइम इमेज जनरेशन एंड ऑन डिवाइस चैट बॉट भी तुम इसमें यूज कर सकते हो, वो भी काफी स्मूथली वर्क करेगा। 90 वाट TDP वाले एक APU को अगर इंडिया जैसे एनवायरनमेंट पे बिना एयर कंडीशनर के यूज किया जाए तो ये APU उतना पावर दिखाई नहीं पाएगा। क्यों? थोड़ी देर बाद ही जो APU है, जो CPU है या फिर GPU है, CPU GPU कंबाइंड APU है, वो गर्म हो जाएगा और फिर शुरू हो जाएगा थर्मल थ्रॉटलिंग, ऑटोमेटिकली TDP डाउन होना शुरू हो जाएगा। जब इस IGPU का बेंचमार्क निकाला गया ऑन 3D मार्क टाइम्स पाई के अंदर, तो स्कोर लगभग 11,000 का दे रहा है। 11,000 स्कोर मतलब हम इसको डेस्कटॉप ग्रेड RTX 4060 की बराबरी कर सकते हैं। अब डेस्कटॉप ग्रेड RTX 4060 हीट नहीं करेगा, पर ये IGPU हीट करेगा इंडिया जैसे एनवायरनमेंट में, अगर प्रॉपर लैपटॉप के अंदर कूलिंग सिस्टम ना हो तो ये एक प्रॉब्लम होगी। अगर हीट होगा तो थर्मल थ्रॉटलिंग शुरू हो जाएगी और अगर थर्मल थ्रॉटल होगा तो ऑटोमेटिकली परफॉर्मेंस डाउन हो जाएगी। अब RTX 4060 की जो बेंचमार्क स्कोर मैं तुम्हें बता रहा हूं, इसके साथ पेयर्ड है एक ऐसा प्रोसेसर AMD का ही Ryzen 5 5600, जो कि वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर प्रोसेसर है बजट सेगमेंट के अंदर। Geekbench स्कोर जब निकाला गया इस APU का, मैं फुल APU की बात नहीं कर रहा, इस APU के अंदर जो CPU सेक्शन है सिर्फ उसी की बात कर रहा हूं, सिंगल कोर एंड मल्टी कोर परफॉर्मेंस की मैं बात कर रहा हूं। नंबर्स देख सकते हो, प्रीटी अमेजिंग। एक मोबाइल चिप से इस लेवल की परफॉर्मेंस सच में अमेज कर देता है कि किस लेवल पे टेक्नोलॉजी अब डेवलप हो चुकी है। जस्ट एज ए कंपैरिजन मैं तुम्हें Mac Mini M4 का दिखा रहा हूं,
और एक ऐसे प्रोसेसर के दिखा रहा हूं जो मेरा वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट प्रोसेसर है, वो है Ryzen 7 5700X। अब ध्यान दो, Ryzen 7 5700X एक डेस्कटॉप ग्रेड प्रोसेसर है, हाउएवर वो Zen 3 आर्किटेक्चर पे बेस्ड है और ये जो नया APU है ये Zen 5 आर्किटेक्चर पे बेस्ड है, तो हम इसमें उतने कंपेयर नहीं कर सकते। जस्ट नंबर्स को मैं दिखाने के लिए कि कौन सा नंबर, इस नंबर का मतलब क्या है, वो दिखाने के लिए मैं जस्ट तुम्हें रेफरेंस दे रहा हूं। एनीवे, अगर हम गेमिंग परफॉर्मेंस की बात करें, एक रियल लाइफ टेस्ट की बात करें, तो जब इसमें स्पाइडरमैन 2 को रन किया गया तो 1440p में हाई सेटिंग्स में अबव 80 FPS निकाल देता है एट अ TDP ऑफ 85 वाट। सीरियसली आई एम इम्प्रेस्ड। गॉड ऑफ वॉर रैग्नारॉक का जब टेस्ट किया गया 1440p अल्ट्रा सेटिंग्स में, FSR यहां पे बैलेंस्ड भी यूज किया गया है, स्टिल इसमें 50 FPS थोड़ा बहुत इधर उधर मिल रही है। अगर सेटिंग्स को थोड़ा सा डाउन किया जाए, हाई में किया जाए, तो FPS थोड़ा सा बढ़ता है, थोड़ा सा क्या काफी बढ़ता है, बेसिकली 60 FPS से बियॉन्ड जा रही है, पर एट ए TDP ऑफ 100 वाट एंड अबव। अब इस 100 वाट का भी एक चक्कर मुझे लगता है थोड़ा सा गलत रीडिंग्स बता रहा है, क्योंकि 100 वाट तो इस पर्टिकुलर APU के लिए सेट ही नहीं है। 100 वाट ये दे कहां से रहा है, इसके अंदर इतना पावर तो जा ही नहीं रहा, तो मुझे लगता है ये थोड़ा सा गलत रीडिंग बता रहा है। पर अगर ये सही रीडिंग बताए, अगर सही रीडिंग है भी, तब भी ये परफॉर्मेंस सस्टेन नहीं करेगा, क्योंकि इस इतने पावर के साथ वो APU हीट हो जाएगा और फिर थर्मल थ्रॉटल होगा और परफॉर्मेंस डाउन हो जाएगा। सो either we need to turn down the settings or we need to turn on the FSR frame generation। अगर FSR फ्रेम जनरेशन को ऑन किया जाए तो TDP एक प्रॉपर बैलेंस्ड हो जाती है और इस TDP के साथ एक सूटेबल एनवायरनमेंट में इजीली गेमिंग पॉसिबल है और हीट भी ज्यादा नहीं होगा। और साइबरपंक में तो मैंने तुम्हें दिखाई दिया है, FSR ऑटो रखा गया है और 1440p अल्ट्रा सेटिंग्स में किस लेवल की परफॉर्मेंस मिल रही है। ऑब्वियसली यहाँ पर रे ट्रेसिंग एंड पाथ ट्रेसिंग डिसेबल्ड है और TDP यहाँ पर 90 वाट के अराउंड मूव हो रही है। तो TDP का चक्कर, TDP का चोचला क्या है, वो तो मैंने तुम्हें बताई है। डूम इटर्नल एट 4K अल्ट्रा सेटिंग्स परफॉर्मेंस तुम देख सकते हो, काफी अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पर मिल जाती है और TDP यहाँ पर 90 वाट के अबव जा रही है, जो कि ऑब्वियसली प्रॉब्लम करेगा थोड़ी देर अगर गेमिंग ऑन रहे तो। 90 वाट TDP वैसे तो ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर जैसे ही 10 मिनट्स ओवर हो जाएगा उसके बाद जो सस्टेनेबल TDP है 80 वाट, उसमें ऑटोमेटिकली मशीन स्विच कर देगा, तो ऑटोमेटिकली जो FPS है वो ड्रॉप हो जाएगी। अब देखो यहाँ पर एक बात समझने वाली है, अभी ये चिप बिल्कुल इनिशियल स्टेज में है, मतलब ये चिप अभी लॉन्च हुई है, ज्यादा दिन हुए नहीं है, इसके ऊपर बहुत ज्यादा लैपटॉप्स अवेलेबल भी नहीं है। जितने मैन्युफैक्चरर्स इस APU के ऊपर आएंगे उतना ही यहाँ पर कंपटीशन बढ़ेगा, उतना ही यहाँ पर चीजें और इंप्रूव होगी, कूलिंग सिस्टम और इंप्रूव होगा, तो शायद इन फ्यूचर इसी चिप के साथ और बेहतर परफॉर्मेंस और बेहतर TDP हमें देखने को मिले, और जैसे TDP बढ़ेगा परफॉर्मेंस भी बढ़ेगा ऑब्वियसली, और शायद कुछ ऐसे लैपटॉप्स भी देखने को मिल जाए जिसमें सस्टेनेबल TDP 100 वाट के आसपास हो। सो डूम इटर्नल्स की बात करते हैं, अगर सस्टेनेबल TDP की हम बात करें तो FPS ड्रॉप होकर कितना होगा, 65-70 FPS, व्हिच इज आल्सो प्लेएबल एंड बहुत ही अच्छे से प्लेएबल हो सकती है। फॉलआउट 4 को जब चेक किया गया 1440p एट अल्ट्रा सेटिंग्स, तो इसमें 40 FPS से थोड़ा ज्यादा ही मिल रहे हैं, 40-45 FPS मिल रही हैं, पर TDP काफी कम है, तो TDP को देख के लग रहा है कि इस गेम को 4K में भी इस APU के ऊपर चलाना पॉसिबल है, क्योंकि TDP देखो यहाँ पर काफी कम है, सिर्फ 70 वाट, हमारे पास 80 वाट तक की लिमिट है, तो 4K में भी चल सकती है इजीली। सो इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स में किस लेवल की इंप्रूवमेंट हुई है, ये सच में देखने में अजीब लगता है, देखने में मतलब अमेजिंग लगता है, अजीब नहीं अमेजिंग लगता है। अब लैपटॉप्स और छोटे हो सकते हैं और छोटे पैकेट में ही बड़ा धमाका कर सकता है। हैंडहेल्ड पीसीज में भी एक नया फ्यूचर ओपन हो सकती है। हैंडहेल्ड गेम कंसोल्स में जैसे कि स्टीम डेक 2 जैसे जो डिवाइसेस हैं, स्टीम डेक की मैं बात करूं, या फिर निंटेंडो स्विच जैसे जो डिवाइसेस हैं, इनमें भी रेवोल्यूशन आ सकती है इस तरह के चिप्स के साथ। सीरियसली अगर इस तरह का एक APU AMD लॉन्च कर देता है डेस्कटॉप सेगमेंट के अंदर, तब एनवीडिया का बैंड बजना तय है। जो मिड रेंज सेक्टर है या फिर बजट सेक्टर है, वहां पे एनवीडिया की बैंड गारंटी बच जाएगी। अब डेस्कटॉप ग्रेड में एक एडवांटेज मिल जाएगा, वहां पर कूलिंग का तो कोई झंझट ही नहीं है, उसके अंदर बड़े से बड़े कूलर्स को लगा दिया जाएगा, तो TDP का लिमिट होने का भी कोई फंडा ही नहीं है और कभी भी थर्मल थ्रॉटल भी नहीं होगा। अगर सिर्फ इसी APU को डेस्कटॉप के लिए बना दिया जाए तो AAA गेम्स को इजीली 1440p एंड 1080p में एट अल्ट्रा सेटिंग्स चला सकता है। कुछ गेम्स में शायद हाई सेटिंग्स करना पड़े, पर अल्ट्रा सेटिंग्स में भी काफी सारे गेम्स चल जाएंगे। सो बस अभी एनवीडिया की जो GPUs हैं,
इसके ऊपर भी कुछ बहुत बड़ा फैक्टर्स ऐड हो जाती है कि क्या सीरियसली एनवीडिया के एपीयूज अभी एक्सपेंसिव हैं। ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। तो इसके ऊपर एक वीडियो मैंने बनाया था, लिंक तुम्हें मैं स्क्रीन में दे रहा हूं, जाके चेकआउट करो। अब एक छोटा सा शाउट आउट देना चाहूंगा मैं। ये जो पूरा वीडियो है इसके लिए ETA प्राइम कह के एक चैनल है, उनके चैनल ने मुझे काफी हेल्प किया है। बेसिकली अभी इंडिया में इस तरह के लैपटॉप्स को खरीदना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, तो उनके चैनल के हेल्प से मैं ये वीडियो बना पा रहा हूं। सो थैंक यू ETA प्राइम।